बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम डिसीजन ट्री के तमाम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम एक डिसीजन ट्री का प्रोजेक्ट बना के देखते हैं और उसके अंदर एक्यूरेसी मैट्रिसेस डिफरेंट टाइप की स्टडी करते हैं और उनके ऊपर कमेंट करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक की तरफ और वहाँ पे पाइथन का कोड लिख के पूरे डिसीजन ट्री की एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस करते हैं। पाइथन के कोड के अंदर हम पहले लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करेंगे। ये वही लाइब्रेरीज़ हैं जो पहले हम करते रहे हैं। इसके अंदर इस दफ़ा जो है हम आयरस का डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं। आयरस का डेटा सेट जो है उसके अंदर डिफरेंट फ्लावर्स के सैंपल्स मौजूद हैं और हम उन फ्लावर्स के अंदर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पेटल लेंथ और सेपल लेंथ डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं कि उसके जो पत्ती है फूल की उसकी डायमेंशंस का डाटा मौजूद होता है। इसके अलावा हम एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये मुख्तलिफ तरीके हैं किसी भी मशीन लर्निंग की मॉडल की आउटपुट को स्टडी करने के लिए। इनको भी इन डेप्थ देखेंगे। यहाँ पे हम इस इंपोर्ट वाले मॉड्यूल को रन कर लेते हैं। इसके बाद हम आयरस का डेटा सेट लोड करते हैं, जो कि लोड आयरस के फंक्शन से कॉल हो जाएगा। इसमें फिर हम x को डाटा दे देते हैं और y को उस डाटा के लेबल्स दे देते हैं। फीचर नेम्स हमें मिल जाएंगे और क्लास के नेम्स यानी टारगेट नेम्स भी हमें मिल जाएंगे। इसके बाद हम अपने पूरे डेटा सेट को, जो आयरस का डेटा सेट है, उसको ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट में डिवाइड कर लेंगे। 0.3 का हमने स्प्लिट रखा है, यानी 30% डाटा जो है हम टेस्टिंग में डाल देंगे और 70% ट्रेनिंग में डाल देंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रेटिफाई का भी एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर यूज़ किया है, जो हमारे डेटा सेट की जो स्प्लिटिंग है उसको स्टैटिस्टिकल तरीके से बैलेंस रखने की कोशिश रखता है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक डिसीजन ट्री क्लासीफायर बनाते हैं, जिसकी हम मैक्स डेप्थ जो है वो 3 डिफाइन कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने डिसीजन ट्री की प्री प्रोडिंग करने लगे हैं विद द डेप्थ साइज ऑफ 3। क्राइटेरियन इस दफ़ा हमने एंट्रोपी लिया है, पिछली दफ़ा हमने गिनी इंडेक्स लिया था। तो यहाँ से आप एंट्रोपी या गिनी इम्प्योरिटी दोनों यूज़ कर सकते हैं। रैंडम स्टेट हमारी 42 है, जिसको हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अपने मॉडल को फिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास डिसीजन ट्री क्लासीफायर का एक इंस्टेंस बन गया। इसके पैरामीटर्स में हमने कुछ वैल्यूज सेट की हैं, जैसे कि हमने क्राइटेरियन जो है वो एंट्रोपी सेट किया और मैक्सिमम डेप्थ 3 सेट किया है। बाकी तमाम वैल्यूज़ को हम डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं। रैंडम स्टेट भी हमने 42 सेट की थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपना जो डिसीजन ट्री है उसके रिज़ल्ट को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिसीजन ट्री के जो एक्यूरेसीज है उनको प्लॉट करने के बजाय पूरे डिसीजन ट्री को ही ग्राफ के अंदर लिख लिया। इस डिसीजन ट्री को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं ताकि हमें पता लगे कि डिसीजन ट्री एक्चुअली काम कैसे करता है। हमारे पास जो पहला रूट नोड है वहाँ पे हमने पेटल लेंथ यानी फ्लावर की जो पत्ती है उसकी लेंथ के ऊपर अपना पहला टेस्टिंग क्राइटेरिया रखा। अगर वो 2.45 से नीचे है तो हम इसके लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं, और अगर वो उससे ज़्यादा वैल्यू है तो हम राइट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू हमारे पास 1.585 है। एंट्रोपी हमने देखी थी कि किसी भी स्टेट की रैंडमनेस को या उसके अंदर क्लासेस की जो कन्फ्यूजन है उसको कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास सैंपल्स जो है वो 105 है और हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लासेस की वो 35, 35 एंड 35 है। यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो हम सेटोसा क्लास को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे हमें प्रिडिक्शन करनी ही नहीं चाहिए। जब हम इसके लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो हमारी एंट्रोपी जो है वो 0 हो जाती है। हमारे पास सैंपल्स की तादाद 35 रह जाती है और हमारे पास वो 35 के 35 सैंपल्स जो हैं वो हमारी पहली क्लास में आ जाते हैं जिसका नाम है सेटोसा। अब क्योंकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रही क्लासेस की आप इसमें, लिहाजा हमारी एंट्रोपी यानी हमारी नॉइज़ जो है वो 0 हो चुकी है। हमारे पास किसी क्लास का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्योंकि एक छोटा डाटा सेट है तो इसलिए हमें इस तरह से 0 एंट्रोपी मिल जाती है। जब आप क्लाइंट के रियल डाटा सेट को, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर हो, उस पर आप चलाएंगे तो एंट्रोपी 0 मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है।
हम फॉल्स साइड पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट जो क्राइटेरिया रखेंगे वो होगा पेटल विड्थ का, यानी उसकी फ्लावर की जो पत्ती है उसकी विड्थ कितनी है। अगर वो 1.55 के इक्वल या उससे लेस है तो हम लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, अगर वो उससे ग्रेटर देन है तो हम राइट साइड पे आ जाएंगे। इस जगह पे हमारी एंट्रोपी की वैल्यू 1 है। हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो 70 हैं, उनमें से 35 सैंपल्स हमारे क्लास बी के हैं और 35 सैंपल क्लास सी के हैं। तो क्लास बी और सी में हमारी इक्वल कन्फ्यूजन है। हम यहाँ पे क्लास अगर फोर्स करना चाहें तो वो पहली क्लास को दे देगा जो कि वेर्सिकुलर फ्लावर की क्लास है। अब इससे आगे हम चलते हैं तो लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं कि हमने पेटल लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा और राइट साइड पे हमने सेपल लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा। आगे हम लीफ नोड्स के ऊपर आ जाते हैं और लीफ नोड्स पे हम देखते हैं कि हमारे पास 4 लीफ नोड्स हैं, जिनमें से 3 पे हमारे पास 0 की एक्यूरेसी है और एक पे हमारे पास 0.8 की एंट्रोपी है। आखिर में हम आके देखते हैं कि हमारे पास 4 लीफ नोड्स हैं, जिनमें से 3 पे हमारे पास 0 की एंट्रोपी है और एक पे हमारे पास 0.811 की एंट्रोपी है। जो पहला हमारा लीफ है उसमें 33 सैंपल्स हैं और वो सारे एक ही क्लास के हैं। ये बहुत अच्छी लीफ नोड कंसिडर होती है और ये वेर्सिकुलर फ्लावर की क्लास है। दूसरे के अंदर एक सैंपल है और वो एक ही जो है तीसरी क्लास का सैंपल है, तो यहाँ पे विर्जिनी का आ गया। ये वाली जो हमारी लीफ नोड है ये अच्छी लीफ नोड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सैंपल आया, तो ये हमारी ओवरफिटिंग की निशानी हो सकती है। तीसरे लीफ नोड के अंदर हमारे पास 8 सैंपल हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो सेकंड क्लास के हैं और 6 जो हैं वो थर्ड क्लास के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कन्फ्यूजन है। हम मेजॉरिटी क्लास की डिसीजन ले लेते हैं जो कि है विर्जिनिका फ्लावर की क्लास, और फोर्थ लीफ नोड के अंदर हमारे पास सैंपल्स 28 हैं जो कि तमाम के तमाम सी क्लास यानी कि विर्जिनिका फ्लावर क्लास के हैं। तो इस तरीके से हम अपने डिसीजन ट्री को विजुअलाइज भी करके देख सकते हैं। अब जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो और उसके ऊपर आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ट्री बना लें, तो उसको आप विजुअलाइज तो नहीं कर सकेंगे। आप उसके कुछ पोर्शंस को विजुअलाइज करके ग्राफ में प्लॉट करके और फिर देख सकते हैं कि आपके डिसीजन ट्री के पोर्शंस के अंदर क्या सूरत हाल है। अब नेक्स्ट में हम जो हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल तैयार हुआ है, इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्यूरेसीज कैलकुलेट करेंगे और उसकी बुनियाद पे हम परफॉर्मेंस इवेलुएशन करेंगे। तो हम इस कोड को चलाते हैं। इसमें हम पहले तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं ओवर द टेस्टिंग डाटा। याद रहे टेस्टिंग डाटा हमने मॉडल ट्रेनिंग से पहले नहीं दिखाना मॉडल को, ये बाद में ही हमने उस पर टेस्ट करना है। वहाँ से हम एक्यूरेसी निकाल लेते हैं जो कि हम पहले भी निकालते रहे हैं। हम फिर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं, और मज़ीद कुछ मैट्रिसेस होती हैं जिनको अभी हम थोड़ी देर में स्टडी करते हैं। हम इस कोड को चला लेते हैं तो हमें एक्यूरेसी पता लग गई हमारी 0.933, यानी 93.3% हमारी एक्यूरेसी है। अब हम आ जाते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें ये चीज़ बताती है कि हमारी किस क्लास को मॉडल किस क्लास के साथ कितना कंफ्यूज कर रहा है। तो अब हमारे पास 0.933 एक्यूरेसी आ गई, जिसका मतलब है हमारे पास तकरीबन जो एरर है वो 0.07 के करीब है। उस एरर को हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। जितनी हमारे पास क्लासेस होंगी उतनी ही रोज़ होंगी और उतने ही कॉलम्स होंगे। रोज़ की जो नंबरिंग है वो पहली रो जो है वो पहली क्लास की होगी, दूसरी रो दूसरी क्लास की होगी, तीसरी रो तीसरी क्लास की होगी। इसी तरह हम कॉलम्स को देखें तो पहला कॉलम पहली क्लास का होगा, दूसरा कॉलम दूसरी क्लास का होगा और तीसरा कॉलम तीसरी क्लास का होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साइड पे हमारे पास आ रहा है कि उसने कौन सी क्लास को कौन सी क्लास से कंफ्यूज किया। तो हम ये देख सकते हैं कि उसने पहली क्लास के 15 इंस्टेंसेस को पहली क्लास के तौर पे ही लेबल किया टेस्टिंग डेटा में, जो कि हमारे पास बड़ी अच्छी एक्यूरेसी है। सेकंड वैल्यू के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज हैं 0, 12 और 3। इसका ये मतलब है कि क्लास जो बी है उसके 12 इंस्टेंसेस को उसने एज क्लास बी ही डायग्नोज किया, जो कि अच्छी वैल्यू है। 3 सैंपल्स के ऊपर उसको एरर आया, तो क्लास बी के उसने 3 सैंपल्स को एज क्लास सी लेबल कर दिया, जो कि उसने एरर किया। फिर लास्ट रो के अंदर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू 0, 0, 15 है। इसका भी यही मतलब है कि क्लास सी के 15 एलिमेंट्स को उसने एज क्लास सी ही लेबल किया टेस्टिंग डाटा के अंदर। लिहाजा इसके अंदर भी हमें परफेक्ट क्लासिफिकेशन मिलती है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो हमारी
नंबर ऑफ क्लासेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस डायमेंशन की एक मैट्रिक्स होती है, और ये हमें बताती है कि हमारा मॉडल की जब ट्रेनिंग हो गई तो टेस्टिंग डेटा के ऊपर उसने किस क्लास को किस क्लास के साथ कितना कंफ्यूज किया। जब हमें ये पता लग जाता है कि हमारा मॉडल एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ कंफ्यूज कर रहा है, तो हम उन दोनों क्लासेस के कोई और फीचर डाटा के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे मॉडल की जो वो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। इसके बाद फिर हम एक और क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स देखते हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे हम 4 डिफरेंट चीज़ें स्टडी करेंगे। पहली चीज़ है प्रिसीजन, दूसरी है रिकॉल, तीसरा है F1 स्कोर और चौथा है सपोर्ट। हमारे पास 3 फ्लावर क्लासेस हैं। पहली जो फ्लावर है वो है सेटोसा, दूसरा है वर्सिकुलर और तीसरा है विर्जिनिका। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सेटोसा क्लास की प्रिसीजन 1 है, यानी 100% प्रिसीजन है। उसका रिकॉल भी 100% है और उसका F1 स्कोर भी 100% है। उसकी सपोर्ट जो है उसमें हमें 15 की वैल्यू मिलती है। वर्सिकुलर के अंदर 1.0 की हमें प्रिसीजन मिल रही है, 0.8 का रिकॉल मिल रहा है और 0.89 F1 स्कोर मिल रहा है, और फिर उसके बाद सपोर्ट 15 की मिल रही है। वर्जीनिका क्लास को देखें तो 0.83 की प्रिसीजन है, 1 का रिकॉल है और 0.91 का F1 स्कोर है। प्रिसीजन और रिकॉल ये मॉडल के डिफरेंट बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। तो कुछ केसेस के अंदर हमारे पास प्रिसीजन इंपॉर्टेंट होती है और कुछ केसेस में हमारे पास रिकॉल इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम प्रिसीजन रिकॉल दोनों को देखें, तो फिर हम F1 स्कोर की वैल्यू को देखते हैं। F1 स्कोर जो है वो सारे रिजल्ट्स को बैलेंस करके हमें उनकी एवरेज वैल्यू आउटपुट पे दे देते हैं। तो बेस्ड ऑन कि हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसके लिए प्रिसीजन को क्राइटेरिया बनाएं या रिकॉल को क्राइटेरिया बनाएं। और अगर हमारे पास बैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो फिर हम F1 स्कोर को ही अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक्यूरेसी क्या है। हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास 0.93 की एक्यूरेसी है, जिसकी सपोर्ट हमें 45 की मिलती है। यहाँ पे हम मैक्रो एवरेज और वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं इन तमाम वैल्यूज़ की। तो हमारे पास जो मैक्रो एवरेज है यहाँ पे 0.94 है, जो अबव वैल्यूज़ की मैक्रो एवरेज है। इसी तरह वेटेड एवरेज भी हमारे पास 0.94 है। ये वेटेड एवरेज इसलिए आ रही है कि वेटेड एवरेज का मतलब ये होता है कि जिस क्लास के जितने ज़्यादा सैम्पल्स हों तो उसकी वेटेड वैल्यू को एवरेज के अंदर डाला जाए। अदरवाइज जिस क्लास के जितने ज़्यादा इंस्टेंसेस होंगे उतना ज़्यादा वो डोमिनेट कर लेगी हमारे एवरेज स्कोर को। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तमाम क्लासेस के 15-15 सैंपल थे, तो लिहाजा हमारे पास ये वैल्यूज़ सेम ही नज़र आ रही हैं। ये वैल्यूज़ भी हमें एनालाइज करने में हेल्प करती हैं कि हमारी कोई क्लास जो है वो अपने रिजल्ट्स को डोमिनेट तो नहीं कर रही। लिहाजा अब हमने अपने डिसीजन ट्री को पूरा आयरस के डेटा सेट के ऊपर चला के देख लिया। इसकी हमने प्रूनिंग भी कर ली। इसके अंदर हमने अपने डिसीजन ट्री को पूरे को विजुअलाइज करके भी देख लिया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ डायमेंशंस और नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कम थे। फिर उसके बाद हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को भी देखा। इनको हम फर्दर मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर मज़ीद भी स्टडी करेंगे।